नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2 तलाश, जिसमें अब दूसरा खंड जो दूसरी वीडियो है वो भारत की शक्ति और सीमा पर आधारित है। तो हम लोग देखेंगे कि इस पार्ट में और क्या है भारत की शक्ति और सीमा के अंदर। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। प्रश्नों के उत्तर में पार्ट पढ़ाते समय ही आपको देता चलूंगा, तो ख्याल रखिए और पढ़ते रखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की शक्ति के स्रोत और उनके पतन और नाश के कारण की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। जो कारण है पतन के वो स्पष्ट हैं पर्याप्त रूप से। भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया है और यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है साथियों यहाँ पे कि ऐसी क्या चीज थी जो जमानों से पिछड़ा हुआ यूरोप था वो आगे निकल गया भारत से। तो क्या तकनीकी प्रगति के कारण आगे निकल गया। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी। किसकी तकनीकी विकास के पीछे किसकी चेतना थी? तो विज्ञान की चेतना थी। और हौसलामंदी, जीवनी, शक्ति और मानसिकता थी। क्या क्या था? हौसलामंद, जीवनी और शक्ति और मानसिकता। ठीक है। पश्चिमियों ने पश्चिमी यूरोप को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। तो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से जो बन रही हैं वो लेखक ने सारी चीजों को, इतिहास, भूगोल, सब चीज यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे मिलेगा अकॉर्डिंग टू राइटर, वी विल डिस्कस एनी टाइप ऑफ एस्पेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द syllabus and as well as your chapter. So please continue this video. Now let's start again. ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी नहीं, यानी कि जो पुरानी चीजें थी उसमें क्या क्या नहीं थी भारत में मानसिक सजगता, तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी। सदियों तक उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है साथियों कि भारत में जो उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है वो किसके कारण हो सकता है? तो जीवन की लालसा और उद्यम में कमी। ठीक है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। देखिए, जब भी रचनात्मक प्रवृत्ति होती है वो अनुकरण की प्रवृत्ति से बहुत ही उच्च होती है। ठीक है, इसको हम समझाएंगे बाद में कि अनुकरण प्रवृत्ति और रचनात्मक प्रवृत्ति क्या। चलिए हम यही बता देते हैं। देखिए, रचनात्मक प्रवृत्ति क्या होती है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि विच इज एनीथिंग यू वांट टू लर्न टू ओन प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं नई चीज, वो अपने प्रैक्टिस और अपने अनुमानों के साथ में कर सकते हैं, उसको रचनात्मक प्रवृत्ति करते हैं। और अनुकरण प्रवृत्ति वो होती है कि इफ यू सीइंग एनी अदर देन यू टू कॉपी एंड डू दैट वर्क अकॉर्डिंगली। तो मैं समझ रहा हूं कि ऐसी चीजें जो आपने किसी को देखी वो कर रहा है और उसके बताए हुए रास्ते पर आपने उसको फॉलो किया, दैट इज द अनुकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, जहां कामयाबी के साथ विद्रोह, विचार पद्धति और प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्य को भेदने का प्रयास किया गया था, वहां सब डांबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्यिक शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेचनापूर्वक चेतना लुप्त होती गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पैराग्राफ है
आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी पढ़िएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा, वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से की प्रगति के पथ बढ़ते गए। देखिए साथियों, इसमें बहुत ही हुआ ऐसा कि उस समय जब लोग अपनी मानसिक शक्ति के आधार पर कुछ नई नई चीजों का इन्वेंशन कर सकते थे, तो उस समय उन लोगों ने ये न करके केवल लोगों की बताई हुई चीजों को ध्यान रखा। उसके बाद में क्या हुआ कि जो लोग पुरानी चीज बताते गए पूर्वज लोग, उन्हीं की बताई हुई लीक पर, मतलब रूढ़वादिता के जो विचार थे उन्हीं पर चलने लगे। उससे यह हुआ कि लोगों की जो अपनी परंपरा, अपनी विचारधारा थी, जो मानसिक वैज्ञानिक सोच थी, वो खत्म होने लगी। उसके बाद में क्या हुआ, मूर्ति पूजा हुई, और जब मूर्ति पूजा होने लगी तो उनकी जो विवेकतापूर्ण चेतना थी वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी। और जब लुप्त हो गई तो क्या वो मानसिक जड़ता होने लगी, मतलब कि दिमाग से अपने आपने नया कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, इन्वेंशन नहीं करना है। जैसे अब डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, कहने को डिजिटल इंडिया है लेकिन झाड़ फूंक टोने टोटके, ठीक है, मूर्ति पूजा, ये सब चीजें आज बहुत ही इस डिजिटल इंडिया में बढ़ रही हैं। खैर, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तो मैं ये बता रहा हूं कि इस समय अगर आपने जो है साइंस की मानसिकता नहीं रखी तो आप जो है अपने जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस पाठ का सार है, आगे पढ़ते हैं। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबे दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता है। ध्वंसावशेष मतलब कि जो चीज ध्वस्त हो चुकी है उसके अवशेष जो होते हैं उसको ध्वंसावशेष कहते हैं। ठीक है। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे, नए को समझने और उनके अनुसार और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा है और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उसके लक्ष्य की ओर खींचती है, जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। तो साथियों, ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की तलाश। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्य युगीनता, भयंकर गरीबी और दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपने किस्मत के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप में मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उनके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को सजाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे जो कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करके इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गईं। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या तो उसे बहुत कम अहमियत देते थे। यह देश बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसे हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह
सही अर्थों में नए तलाश की यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था। पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन है, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उसमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में उपस्थित थी। मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है। उसकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उसके बारे में अनिश्चित समुदायों को के नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। चूंकि मैंने उससे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इस कारण और उसके साथ ही उसमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। फिर भी कुछ ऐसा तो बचा रहा जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकार है। तो साथियों, ये पाठ हम यहीं खत्म करते हैं। अगला वीडियो हम भारत माता जो पैराग्राफ है उस पे लेके आएंगे। तो बने रहिए। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय हिंद।